Hi friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss dyslexia. डिस्लेक्सिया यानी हिंदी में होता है इसका मतलब अधिगम असमर्थता। लर्निंग में जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने में जो दिक्कत होती है उसी को हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। अधिगम असमर्थता के बालक लिखी विषय वस्तु को समझने में असमर्थ होते हैं। दे आर अनेबल टू रीड द रिटन मटेरियल, जो भी लिखा हुआ उसको समझने में अनेबल होते हैं। वे वाचन से घबराते हैं, वे बोलने से डरते हैं, वह लिखे हुए विषय वस्तु उन्हें अस्पष्ट और धुंधली दिखाई पड़ती है। जो लिखा हुआ मटेरियल उनके सामने होता है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, पंजाबी या कोई भी अदर लैंग्वेज, जो भी लिखा हुआ होगा उन्हें अस्पष्ट दिखेगा और वो धुंधला सा दिखेगा, उन्हें वो समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। घटनाओं को क्रमानुसार वर्णन करने में उन्हें परेशानी होती है, उन्हें स्मरण संबंधी समस्याएं होती है। उन चीज़ों को, कोई भी इंसिडेंट जो है उनको एक सीक्वेंस में वो याद नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें नॉर्मल जो कोई गेम्स हैं, अगर वो गेम भी बता दी स्टेप बाय स्टेप, तो वो उसका भी क्रम जो है वो याद नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंस क्या है गेम्स का वो भी याद नहीं कर पाएंगे। उन्हें स्मरण संबंधी समस्याएं होती है, याद नहीं रख सकते हैं उन्हें। डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जिसका असर पढ़ने या भाषा को समझने पर पड़ता है। डिस्लेक्सिया क्या है? एक अलग एक खास जो है डिसेबिलिटी है जिसमें लैंग्वेज को पढ़ने या लिखने पर उसका असर पड़ता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है। जो डिस्लेक्सिया के बच्चे होते हैं, जिनको डिस्लेक्सिया होता है, उन बच्चों को पढ़ने लिखने के साथ वो ना तो पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, और कोई भी स्पेलिंग लिखना या कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिखना और बोलने में भी उनको कठिनाई होगी, क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे उसको बोल भी नहीं पाएंगे। यह कुछ योग्यताओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बच्चे की बौद्धिकता के सामान्य स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो वो सिर्फ उसकी भाषा जो है पढ़ने लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल कम है या वो मंद बुद्धि है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका आईक्यू लेवल सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और उसको सिर्फ बोलने से प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं पाता उन चीज़ों को, क्योंकि वो उन्हें पढ़ नहीं पाता। उसकी स्पीच भी सही है, उसकी आवाज़ सही है, लेकिन वो उन चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल है, स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह जो भी है, पेन पेंसिल, हमारे पास जितना भी मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट्स, एनवायरमेंटल है, जो भी है, हमें हर चीज़ के नाम पता है तभी हम उनके बारे में बात कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उनके नाम नहीं याद रहेंगे, हमें ऑब्जेक्ट तो याद है लेकिन इसका नाम नहीं याद कि क्या कहते हैं, इसको क्या है, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है, इसकी गंभीरता हर बच्चे में अलग हो सकती है। कुछ बच्चों को पढ़ने और लिखने में कठिनाई आ सकती है, कुछ नए शब्द और अर्थ नहीं सीख पाते, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें व्याकरण या नई भाषा में समस्या आती है। गंभीरता क्या होती है? गंभीरता यानी जो ये लेवल है डिसलेक्सिया का, ये हर बच्चे में अलग अलग होगा। ये नहीं कि डिसलेक्सिया, अगर डिसलेक्सिया से ग्रसित कोई बच्चा है तो मतलब कि अगर 5 बच्चे हम डिसलेक्सिया के लेते हैं तो पांचों में सेम जो लेवल नहीं मिलेगा हमें। हर किसी की प्रॉब्लम अलग होगी। एक बच्चा पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एक बच्चा हो सकता है नए शब्दों को सिर्फ फेस प्रॉब्लम करता है कि वो नए शब्दों को नहीं सीख पाता, लेकिन एक बार अगर उसने सीख लिया तो वो उन चीज़ों को याद रख सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो व्याकरण के ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको याद नहीं कर पाता, उन्हें वो पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। भाषा को समझने में इस कठिनाई की वजह से बच्चा पढ़ाई लिखाई में पिछड़ सकता है। डिसलेक्सिया कई और किस्म की से सीखने की जुड़ी विकलांगताओं यानी ADHD और ऑटिज्म के साथ भी दिख सकती है। ADHD का मतलब है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर विद हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म। ये बच्चे क्या होते हैं, इन बच्चों में भी क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर डिसलेक्सिया पाया जा सकता है। और ये नहीं कि सिर्फ डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चे उनमें सिर्फ डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया जो है किसी अदर डिसेबिलिटी के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ऐसे बालकों की असमर्थता का निदान दूसरी कक्षा में ही हो जाता है। जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे होता है तभी उनकी जो ये डिसेबिलिटी होती है उसका पता लग जाता है, और उसी कक्षा में हम इसका निदान भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बालक बोलना, अक्षर सीखने तथा पढ़ने सीखने में पिछड़ रहे होते हैं। जब बच्चे की जो लिखने की या बोलने की, पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो उसका बिहेवियर दिख रहा होता है, उससे पता लग जाता है
कि ये बच्चा डिसलेक्सिया है तो उसको जो क्या है, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको दूर किया जा सकता है, उसका इंटरवेंशन किया जा सकता है, उन्हें क्योर किया जा सकता है। विद्यालय में बाद के वर्षों में ये निरंतर और भी पिछड़ जाते हैं। अगर टाइम रहते हम डिसलेक्सिया का पता नहीं लगा पाते हैं और अगर हम समझ लेते हैं कि वो बच्चा तो ऐसा ही है कि वो तो पढ़ता ही नहीं है कभी, अगर हम ऐसी भावना उस बच्चे के लिए बना लेते हैं तो आगे से आगे वो क्या है, जैसे जैसे वो नेक्स्ट क्लासेस में जाएगा वो और भी ज़्यादा पिछड़ता ही जाएगा। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, उन्हें इसके सिम्टम्स का तभी पता लगता है जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स हम पढ़ेंगे एक प्राइमरी स्कूल और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एट प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो अक्षरों और शब्दों को पहचानने में प्रॉब्लम फेस करेगा। वो अक्षरों या शब्दों को लिखा हुआ देख तो लेगा लेकिन उसे पहचान नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अक्षरों को ध्वनियों से जोड़ने में, अगर अक्षरों को वो पढ़ पाया लेकिन उसने देख तो लिए कि हाँ ये अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन उसको बोलते क्या है वो बोलना नहीं आएगा उसको। नए शब्द सीखने में वो नए शब्दों को नहीं सीख पाएगा। उसके सामने जैसे कोई नया शब्द आएगा वो अक्षर उसे जो है धुंधले से दिखेंगे, अस्पष्ट दिखेंगे, वो आगे पीछे दिखेंगे, उसे मतलब सीक्वेंस का वो सीक्वेंस नहीं दिखेगा जो हमने लिखा है। वर्णमाला, अंक, शिशु गीत यानी तुकांत कविताएं और लय बनाने वाले शब्दों को सीखने में, जिसे हम छोटे बच्चों को या प्ले स्कूल में हम कह सकते हैं, जब बच्चों को हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, अनार है, ABCD है या 1 2 3 है, वो चीज़ें हम उसे सिखाते हैं, या छोटी पॉइंट्स होती है जो वो सिखाते हैं, तो उन चीज़ों को वो ना तो याद कर पाता है ना ही वो समझ पाता है उन चीज़ों को, उनमें भी वो प्रॉब्लम फेस करता है। नेक्स्ट है एट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में क्या फेस करेगा वो, तथ्यों और अंकों को याद करने में, वो किसी भी फैक्ट को याद नहीं कर पाएगा। जैसे हमने कहा जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है, लेकिन वो देखता डेली है, हमने सुबह सुबह उठाते ही उसे पूछ लिया कि सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, वो सूरज को तो देख रहा है लेकिन उसे वो दिशा नहीं पता होगी कि वो कौन सी दिशा है, वो उसे याद ही नहीं रहेगी। कोई भी फैक्ट है या कोई भी अंक है न्यूमेरिकल जो उसे कुछ याद नहीं रहता है। साफ साफ लिखने में या पेंसिल पकड़ने में वो एक साफ नहीं लिख पाएगा और ना ही पेंसिल वो सही पकड़ेगा। उसके पेंसिल जो है वो नॉर्मल जो बच्चा पकड़ता है उससे थोड़ा अलग ही स्टाइल में वो पेंसिल पकड़ेगा। और जो साफ साफ लिखना जो हम कह सकते हैं कि वो अक्षरों को आगे पीछे लिख देगा, या हो सकता है लाइन से आधे बाहर होंगे, आधे नीचे तो आधे ऊपर होंगे। कविता या कविता की लाइनें याद करने में, कोई भी कविता अगर हम उसे पॉइंट सुनाते हैं तो हो सकता है उसकी पूरी पॉइंट ना याद कर पाए, या हो सकता है वो कुछ लाइंस भी नहीं याद कर पा रहा हो। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का डिसऑर्डर उसे है। अगर ज़्यादा है तो वो कोई भी एक लाइन भी नहीं याद कर पाएगा, अगर कम है तो हो सकता है वो कुछ लाइनें याद कर रहा है लेकिन बीच बीच में भूल जाता है, उसे बीच में याद ही नहीं रहता। अक्षरों को पहचानने में, जो बच्चा शब्दों को ही नहीं अंकों को नहीं पहचान रहा, शब्दों को ही नहीं पहचान रहा, तो वो पढ़ेगा कैसे। शब्दों की स्पेलिंग सही बोलने में, वो स्पेलिंग सही नहीं बोलेगा क्योंकि जब बच्चा लिखेगा ही उल्टा सीधा आगे पीछे लिख देगा, ऊपर नीचे लिख देगा, तो वो उसे पढ़ भी नहीं पाएगा सही से। बोलने के लिए सही शब्दों के चयन में, वो मैंने जो एग्जांपल दिया कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम जब उनका नाम ही नहीं पता तो हम उन्हें बुलाएंगे क्या। बोलने के लिए सही शब्दों का चयन ही नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने कोई पानी की बॉटल पड़ी है या हमारे पास सामने कोई टेबल है, हमें पता है इसके ऊपर पढ़ते होते हैं, टेबल पे बॉटल से पानी पीते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं पता हमें कि करना क्या। वो बच्चा उठा लेगा उसको पानी पी लेगा, लेकिन उसे पूछेंगे कि क्या पिया आपने, तो वो बता नहीं पाएगा। उसके मन में हो सकता है वो हिचकिचाएगा, हकलाएगा, तुतलाएगा बच्चा। उसके बाद क्या है, उसे पूछेंगे कि आपने पानी किससे पिया, तो वो चीज़ भी वो क्या है बता नहीं पाता है बच्चा बहुत ज़्यादा। हमें यूँ लगता है कि वो बच्चा डर रहा है, या फिर वो हकला रहा होगा, तुतलाएगा, वो डरते हुए बोलेगा, या वो चुप ही रहेगा, पीछे को खिंचता जाएगा कि जैसे उसे बोलना ही नहीं आता हो। नेक्स्ट है निर्देशों या इशारों को समझने में, हम उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई भी इशारे करते हैं, उन्हें साइन जो देंगे हम उसे, वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि उसे भाषा से प्रॉब्लम, भाषा विकार ही तो है एक तरह का डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने और समझने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। नई भाषा सीखने में, जब वो नए अक्षर और शब्दों को नहीं पहचान पा रहा तो नई भाषा वो कैसे सीखेगा। नेक्स्ट है इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
सहज ढंग से पढ़ने में या ज़ोर ज़ोर से पढ़ने में। बच्चे को अगर आप कोई भी मटेरियल दोगे, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश का है वो चाहे, या पंजाबी है या कोई भी अदर लैंग्वेज है, आपने कोई पैराग्राफ उसे पढ़ने के लिए दे दिया, वो आराम से उसे कंफर्टेबली पढ़ नहीं पाएगा। या ज़ोर ज़ोर से बोल के, जैसे छोटी क्लासेस में या हम बड़ी क्लासेस में भी देखते हैं, टीचर जो है क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए देता है कि एक पैराग्राफ आप पढ़ो, या नंबर वाइज जो बच्चों से पढ़वाया जाता है, तो वो बच्चा उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ नहीं पाएगा। वो मन मन में हो सकता है पढ़ ले, लेकिन वो ज़ोर से नहीं पढ़ पाएगा। चुटकुले, कविता, पहेलियाँ, कहावतें समझने में, उसे कोई जोक सुनाया या कोई भी कविता, पहेलियाँ, कहावतें कुछ भी हमने सुनाया, या हो सकता है हमने कोई नॉर्मल भी बात उसके सामने की, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। कविता याद करने में, कहानी को संक्षिप्त करने में, कविता को याद करने में, कोई पोइम लर्न करने में, या कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी जो है उसको समझाना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टोरी सुनी तो हुई है, लेकिन अगर हम उसे कहें कि वही स्टोरी तुम हमें सुना दो, तो वो नहीं सुना पाएगा। नेक्स्ट है लिखित शब्दों, वाक्य या गद्यांशों को समझने में विशेष कठिनाई। जो कोई भी वाक्य हमने लिखे हुए हैं, कोई शब्द लिखे हैं, कोई गद्यांश लिखा हुआ है, कोई भी पद्यांश लिखा हुआ है, तो उस चीज़ों को भी वो नहीं समझ पाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है, इन बालकों में वाणी संबंधी कठिनाइयाँ अत्यधिक होती है। हकलाना और तुतलाना प्रमुख लक्षण होते हैं। भाषा का विलंबित विकास डिसलेक्सिया का सामान्य सूचक होता है। जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं उनको वाणी संबंधी कठिनाई होती है। वाणी संबंधी का मतलब ये नहीं है कि उनकी जो स्पीच है वो खराब है। स्पीच से रिलेटेड उनको कोई डिजीज नहीं है, उनकी वाणी तो सही है, लेकिन वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चा सुनता है कि उस बच्चे ने सुना कोई भी शब्द है किसी को भी लेके, जैसे सामने कोई चीज़ रखी हुई, इसका नाम सुना बच्चा, तभी तो वो बोलेगा कि उस चीज़ का नाम वो है। बच्चे ने सुन तो लिया लेकिन उसे याद ही नहीं है कि इसका नाम क्या है, तो वो क्या बोलेगा? हकलाना और तुतलाना, अगर वो बोलने भी लगेगा तो वो हकलाएगा तुतलाएगा कि मतलब उसके अंदर एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है, क्या इसको यही कहते हैं जो शब्द मैं बोल रहा हूँ? वो ऑटोमेटिक उसका सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि वो बच्चा हकलाना तुतलाना हेजिटेट करेगा बोलने में। भाषा का विलंबित विकास, जो लैंग्वेज का लेट डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो देरी हो जाती है वो डिसलेक्सिया का ही सूचक होता है। फॉर एग्जांपल, जो एक 8th या 9th क्लास तक का बच्चा आ गया, लेकिन अगर उसे आप हिंदी की बुक देते हो पढ़ने के लिए, तो वो एक 2nd या 3rd क्लास के बच्चे की तरह अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है। तो वो क्या हो गया? वो भाषा का देरी से विकास ही तो हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट में देरी ही तो हुई वो। नेक्स्ट है, बालक अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रत्यक्ष करते हैं। वे अक्षरों का स्थान बदल देते हैं। एग्जाम्पल, वॉज को सा लिखना, बी को डी लिखना, कलम को कमल लिखना। शब्दों को, अक्षरों को वो स्थान बदल देगा। अगर उसने कोई लाइन लिखी है तो उसमें वो शब्दों को बदल देगा, और शब्दों में भी क्या है, उसने अक्षर बदल दिए, तो वो जिस चीज़ को सही लिख ही नहीं पाएगा, समझ नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, वो गलत ही बोलना सीखेगा, वो बोल नहीं पाएगा। तो उन चीज़ों में क्या है कि वो, उसका भाषा विकास नहीं हो पाता है, वो हर चीज़ को गलत पढ़ता है और गलत ही लिखता है। ऐसे बच्चे को अगर आप देखकर भी लिखने को कहोगे तो वो उसे कुछ और ही लिखेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी लैंग्वेज में करेगा या इंग्लिश में करेगा। हो सकता है मैथमेटिक्स में वो 34 को 43 लिख रहा होगा, 9 को वो 6 लिख देगा, उसे समझ नहीं आएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है, शब्दों व अक्षरों को याद करने में विशेष बाधा होती है। कोई भी शब्द है, कोई अक्षर है, कोई अल्फ़ाबेट या वर्ड्स हैं, उनको समझने में, याद करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अर्थात विशेष प्रतिमाओं या चिन्हों की सहायता से विशेष वस्तु को स्मृति पटल पर लाने में कठिनाई का सामना करते हैं। यानी जैसे हम छोटे बच्चे को, प्ले स्कूल में हम बच्चे को अगर फ्रूट्स नेम याद करवाते हैं तो हम उन्हें आर्टिफिशियल फ्रूट्स दिखाते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स नेम करवाते हैं तो उन्हें आर्टिफिशियल वेजिटेबल्स दिखा के उन्हें याद करवाते हैं। बच्चों को बार बार रिपीट करवाते हैं कि आप इसमें से एप्पल निकालो कौन सा है, वो निकालेंगे, मैंगो निकालो कौन सा है। हमने उसे कहा कि हमने कोई फ्रूट निकाल के दिया, हमने बोला इसका नाम क्या है, तो इस तरह से प्ले स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन क्या है, अगर उसे हम जो डिसलेक्सिया का बच्चा होगा उसके सामने आप ओरिजिनल भी अगर एप्पल ला के रख दोगे, उसे पूछोगे ये क्या है, उसे ये तो पता है खाने की चीज़ है और वो खा भी लेगा, लेकिन उसे नाम नहीं पता होगा। नेक्स्ट है, उसे याद नहीं आता, यानी स्मृति पटल पर, यानी मेमोरी पावर जो उसकी है वो ऐसी हो जाती है कि उसे वो चीज़ याद नहीं आ पाती।
नेक्स्ट है दृष्टि वस्तु पृष्ठभूमि प्रत्यक्ष या गत्यात्मक कठिनाइयों के कारण बालक का लेखन दोषपूर्ण तथा अपठित बन जाता है। जो दृष्टि वस्तु पृष्ठभूमि यानी जिस चीज़ को वो देख ही उल्टा सीधा रहा है, जो अक्षर जो है उसको उल्टे सीधे आगे पीछे ऊपर नीचे दिख रहे हैं और उन चीज़ों को वो लिखने में अगर गलत लिख रहा है तो उसका जो है लेखन भी दोषपूर्ण हुआ, उसने राइटिंग गलत कर दी और जो वो लिख ही गलत रहा है तो वो पढ़ेगा भी गलत। जो बच्चा लिखेगा वही तो पढ़ेगा, उसका दोषपूर्ण यानी लेखन भी दोषपूर्ण हुआ, राइटिंग भी दोषपूर्ण हुई और जो उसका लिखा गया वो अपठित बन गया, जो पढ़ा ही नहीं जा सकता। इन्हें लाइनों की परख करने और अक्षरों में विभेद करने में दुविधा होती है। वो लाइनों में परख और अक्षरों में विभेद, वो अक्षरों को अलग नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊ है, थ्री होता है, थ्री है, ऊ है, या फिर 6 और 9 है। जो वो हिंदी है या इंग्लिश का है, जैसे थ्री और ऊ है, अगर मैथ्स में हम बात करें तो उसे थ्री बोलेंगे, अगर हिंदी में वो सेम ही है, वो ऊ बोला जाता है। लेकिन बच्चे को नहीं पता होगा वो क्या लिख रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसको 6 9 जो हो गए, इन चीज़ों में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। 4 और एच को उल्टा किया, शॉर्ट एच जो हम लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होता है एच, उसको उल्टा करते हैं वो 4 बन जाता है, लेकिन उस चीज़ को वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, वो उनमें जो है डिफरेंस नहीं कर पाएगा। बच्चे का रुक रुक कर धीमी गति से पढ़ना तथा शब्दों के अर्थ को न समझ पाना। टीचर ने बच्चे को पैराग्राफ दिया पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा क्या है, रुक रुक के पढ़ रहा है, वो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहा है, रुक रुक के पढ़ेगा, वो उस बीच में अटकेगा। जैसे हकलाना या तुतलाना कह सकते हैं, वो एक एक शब्द को हो सकता है बार बार बोल दे, तो उस चीज़ को क्या होता है, डिसलेक्सिया की विशेषता ही है। सब वो जो शब्द बोल रहा है उसका अर्थ उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा, बस वो पढ़ता ही जा रहा है। पढ़ाते हुए पाठ्य वस्तु को छोड़ना या पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाना। पैराग्राफ पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ते पढ़ते हो सकता है उसने कोई अक्षर छोड़ दिया हो, कोई शब्द छोड़ दिया हो, या हो सकता है उसने कोई लाइन ही छोड़ दी हो, उसका ध्यान भटक जाता है, उसे नहीं पता वो कहाँ पढ़ रहा था। और अगर उसने छोड़ भी दी तो उसे ये भी नहीं पता लगेगा कि उसने कोई लाइन छोड़ दी है, वो बस कंटिन्यूसली पढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया के भी लक्षण सम्मिलित होते हैं। डिस्ग्राफिया यानी लिखना, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ा गलत वो गलत ही लिखेगा। डिसकैल्कुलिया यानी डिसकैल्कुलिया होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं, जिसमें बच्चे को मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल्स को में उसको प्रॉब्लम आती है। तो डिसकैल्कुलिया यहाँ पे एग्जांपल मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि वो 34 को 43 लिख देगा, या इस तरह के जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स वो करेगा, अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे कर देगा, वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने की अवस्था के बाद जब ये बालक सीखने के लिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पहले बच्चों को क्या पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ना सीख गए, उसके बाद वो सीखने के लिए पढ़ते हैं। पहले बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया सीखने के लिए, पहले पढ़ना सीखा उसने, फिर सीखने के लिए पढ़ा उसने। तो इस चीज़ में क्या होता है, जब वो प्रारंभ करते हैं तो डिसलेक्सिया के लक्षण विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। प्रायः ऐसा तब होता है जब बालक चौथी कक्षा में प्रवेश करता है। छोटी क्लास में बच्चों को हमने क्या अल्फ़ाबेट सिखाए, उसको अनार ABCD सिखाए, फिर शब्द सिखाए उसको। जब वो पढ़ना सीख गया लैंग्वेज अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो वो सेकंड फर्स्ट क्लास में पढ़ना सीख गया ना, उसके अकॉर्डिंग जब वो पढ़ना सीखे उसके बाद जो उसका भाषा है, उसकी लैंग्वेज जो उसके डेवलपमेंट के लिए उसे जब पढ़ाने लगेंगे तब वो नहीं पढ़ पाएगा, तब उसे प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है, उच्च मानसिक योग्यता के कारण इन बालकों की पहचान कठिन हो जाती है। मैंने पहले बताया, पहले हमने पढ़ा भी है ऊपर कि इन बच्चों में IQ लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, इनको IQ लेवल से प्रॉब्लम नहीं होती है, इनका IQ लेवल ये नहीं कि वो मंदबुद्धि है, तो इनके जो है वो जवाब दे पाते हैं। उनका मानसिक योग्यता के कारण, जो उच्च मानसिक योग्यता IQ लेवल जिनका अच्छा है, उन बालकों की पहचान कठिन हो जाती है, क्योंकि उनको तो सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको सही से लिख नहीं पाते, लेकिन आता तो उन्हें सब कुछ है। क्योंकि ऐसा बालक सामान्य निष्पादन बनाए रखता है, लेकिन डिसलेक्सिया के प्रत्येक बालक को वयस्क होने पर भी लिखित भाषा एवं वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ होती है। जो बच्चा है डिसलेक्सिया का, वो उसका IQ लेवल अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, वो उसे अडल्ट एज में आने के बाद भी लिखने से रिलेटेड और जो भाषा लैंग्वेज वर्तनी यानी जो लैंग्वेज हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन जो हमारा है, उसमें उसे प्रॉब्लम आती है। इन बालकों में अति क्रियाशीलता तथा आवेगों की प्रधानता, क्रिया करने से पहले उपयुक्त चिंतन का अभाव पाया जाता है।
जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं वो अति क्रियाशीलता होते हैं, हाइपर एक्टिविटी के होते हैं और आवेगों की प्रधानता, यानी जोश होगा उसमें, हो सकता है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आए। क्रिया करने से पहले उपयुक्त चिंतन का अभाव, यानी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वो सोच नहीं पाएंगे कि इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, वो परिणाम को नहीं सोच पाएगा। यह बालक परिणामों के अभाव के बिना व्यवहार करने वाले स्वभाव के होते हैं। वो बिना ये देख कोई भी एक्टिविटी वो बिना सोचे समझे कर जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इनका प्रभाव क्या होगा। इन बालकों में गत्यात्मक सामंजस्य की समस्याएं बहुत स्पष्ट होती हैं। बालक का व्यवहार बेतुका और बेढंग प्रतीत होता है। इन्हें लिखने, रेखाएं खींचने तथा उचित ढंग से शारीरिक काम करने में कठिनाई होती है, जैसे जूतों के धागे बांधना, बटन बंद करना, कैंची का प्रयोग करना तथा सिलाई आदि। जो डिसलेक्सिया के बच्चे होंगे उन्हें जो छोटी छोटी मोटर स्किल्स जो होती हैं, गत्यात्मक सामंजस्य जो होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो छोटी मोटी, उनमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे धागे बांधना, शूलेस बांधना, शर्ट के बटन बंद करना, कैंची से कोई चीज़ काटनी, चाहे रैपर हो, कपड़ा हो, कुछ भी, और सिलाई वगैरह करना। जो ये छोटे बारीकी वाले जो काम होते हैं उनमें बच्चा क्या है प्रॉब्लम फेस करता है। नेक्स्ट है, कुछ बालकों में संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिलती है। माता पिता या शिक्षक उपयुक्त समय पर इनकी पहचान करने में असमर्थ होते हैं। कुछ बालकों में, बच्चों में क्या होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती है और जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे टीचर जो होते हैं इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं और तथा इन बालकों को शिक्षा में पिछड़ा हुआ होने की संज्ञा देते हैं। उन बच्चों को क्या है, पेरेंट्स भी टीचर्स कह देते हैं कि ये तो है ही डल, ये तो पढ़ता ही नहीं है। और वो पेरेंट्स, जब टीचर बार बार पेरेंट्स को प्रॉब्लम कंप्लेन करेंगे तो पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगने लगेगा कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। तो इससे क्या है कि बच्चे को पिछड़े हुए की संज्ञा दे दी जाती है, एक टाइटल ही दे दिया जाता है कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। सहपाठी से उसे न तो समझते हैं और न ही उसे स्वीकारते हैं। जो उसका पीयर ग्रुप्स होता है, फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो भी उसके साथ खेलना या उठना बैठना पसंद नहीं करते, वो भी उसे समझ नहीं पाते हैं। और बालक का जो समायोजन जो होता है और जो एक इंक्लूजन होता है नॉर्मल बच्चों के साथ, वो एक सही नहीं हो, अच्छे से नहीं हो पाता है। स्वयंगात्मक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ बालक निषेधात्मक तथा अवज्ञाकारी व्यवहार अपना लेते हैं। और ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स, जब बच्चे को टीचर ने भी बोल दिया कि ये तो है ही ऐसा, पढ़ता ही नहीं है, पेरेंट्स ने भी बोल दिया और उसके बाद फ्रेंड सर्कल भी अपने आसपास बैठना या उनको उसको बुलाना पसंद नहीं करते, ऐसे में बच्चा बहुत इमोशनली हर्ट हो जाता है। और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बालक जो बहुत ही अवज्ञाकारी हो जाता है, वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है, गुस्सा करता है, हर किसी के साथ लड़ता झगड़ता है और वो भद्दी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। वो कुछ हो सकता है वायलेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ मारना, जैसे हर किसी के ऊपर वो मारने को आएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, हाइपर एक्टिविटी का वो शिकार हो सकते हैं अथवा आक्रामक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के कारण क्या होते हैं? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति है जो प्रत्यक्ष बोध संज्ञान तथा गत्यात्मक कठिनाइयां उत्पन्न करके बालकों की शिक्षा तथा समायोजन को दुर्गम बनाती है। डिसलेक्सिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उसी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, जहाँ से हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी कंट्रोल होती है, वहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी हमारी जो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की जो विकृति है, हमारी पठन विकृति जो है, वो हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से ही उत्पन्न होती है। जो क्या है, प्रत्यक्ष बोध संज्ञान या गत्यात्मक कठिनाइयाँ, जो मोटर स्किल्स होती है हमारी, जो बहुत ही बारीक स्किल्स होती है, जैसे पीछे हमने पढ़ा सिलाई करना, कैंची का यूज़ करना या शूलेस बांधना, इसके अलावा भी हो सकता है लिखना, और इसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग्स वगैरह, ये चीज़ें वो बच्चा नहीं कर पाता है। तो इन चीज़ों को क्या है, वो दुर्गम बनाती है। नेक्स्ट है पारिवारिक इतिहास डिसलेक्सिया के होने को प्रतिपादित करता है। इसके लिए वंशानुक्रम से संबंधित होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जो डिसलेक्सिया है, पारिवारिक इतिहास यानी हमारे पेरेंट्स में, अगर बच्चे के पेरेंट्स में किसी को ये प्रॉब्लम थी या उसके दादा परदादा या उसके जनरेशन में किसी को प्रॉब्लम थी, तो ये हो सकती है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है वातावरण संबंधी कारकों की भूमिका द्वितीय स्तर की है।
फर्स्ट लेवल तो हमारा क्या रहता है कि बच्चे में या तो जेनेटिक है या उस बच्चे का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की वजह से उसमें जो है ये विकृति पाई जाती है। लेकिन सेकंड लेवल क्या होगा, हमारा सेकेंडरी जो फैक्टर होगा वो होगा एनवायरनमेंट फैक्टर्स, जिसमें निर्धनता, यानी अगर बच्चा गरीब है और वो उसका जो एनवायरनमेंट है वो ही ऐसा है, मलिन आवास यानी स्लम एरिया में अगर रहता है, कुपोषण है, कुपोषण का शिकार है बच्चा, अनुपयुक्त शिक्षा प्रावधान, उसके लिए जो प्रॉपर जो है एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकी बच्चे को, या पारिवारिक विघटन तथा अभाव आदि डिस्लेक्सिया के पूर्व निहित कारक नहीं है, इसे संबंधित या पुनर्बलन अवश्य करते हैं। इससे क्या है, बच्चा का जो है या तो जेनेटिक प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम तो बच्चे के अंदर होती है, वो हमारा प्राइमरी फैक्टर है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ही बच्चे को ऐसा मिला जिसमें कि वो बोलना या उठना बैठना सीख ही नहीं पाया, तो ये क्या होगा, ये एनवायरनमेंट फैक्टर होगा, इससे बच्चा नहीं सीख पाएगा कोई भी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब एक झुग्गी झोंपड़ी वाला बच्चा जब एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे से मिलता है तो वो उसके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ बोलना ही नहीं आता हो, क्योंकि उसका जो भाषा विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उस तरीके से हो ही नहीं पाया जिस तरह से उस शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का हो पाया है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डिसलेक्सिया। डायग्नोसिस यानी निदान कैसे करेंगे। डिसलेक्सिया का निदान अत्यंत शीघ्रता से करना आवश्यक होता है, यानी अर्ली इंटरवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पारिवारिक इतिहास का अध्ययन करना, यानी बच्चे की फैमिली का जो केस, आप केस हिस्ट्री जो नोट करें, एक जिसमें आप लिखेंगे कि बच्चे के पेरेंट्स में या किसी भी दादा परदादा या नानी की तरफ से किसी भी फैमिली को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। निदान के मानकीकृत परीक्षणों को बैटरी, जिसमें पढ़ने, भाषा का विकास, वर्तनी, उच्चारण तथा बौद्धिक योग्यता संबंधी परीक्षण सम्मिलित होते हैं, इन सब का यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहार का तर्क सुचारित एवं सूक्ष्म निरीक्षण करना, कि बच्चे का जो बिहेवियर है उसका बारीकी से निरीक्षण करना, बारीकी से उस चीज़ को देखना कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि, यानी जो बच्चे की एजुकेशनल अचीवमेंट जो है उसकी क्या है, गणित में, मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज या स्मृति संबंधी, यानी जो उसकी स्मरण करने की शक्ति जो है वो कैसी है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम, जो डिसलेक्सिया के बच्चे हैं उनके जो एजुकेशन के लिए क्या एप्लीकेशंस जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल, जो रीडिंग स्किल है उसका विकास करना, पढ़ने लिखने तथा अंक गणित संबंधी मूल कोड या टूल्स के ज्ञान पर बल देना, यानी बच्चे को जो है अलग अलग टूल्स के माध्यम से आप पढ़ना लिखना और सिखाएं ताकि उसके जो रीडिंग स्किल्स है उसका विकास हो सके। एम्फेसिस ऑन डिकोडिंग, डिकोडिंग पर जोर देना, बच्चे को जो लर्निंग जो उसकी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको करने के लिए डिकोडिंग पर जोर दें। डिकोडिंग का मतलब है कि चीज़ों को किसी न किसी चिन्ह या किसी मॉडल से जोड़ के आप पढ़ाएं, किसी कोई पहचान करवाएं उसकी, फिर उसको सिखाएं। कौशल का विकास करना, यानी चिन्ह पहचान, अक्षर एवं ध्वनि का मेल, देखने से शब्द की पहचान करना, अक्षर एवं ध्वनि विभेदन, यानी अक्षर और ध्वनि के अंदर वो बच्चा जो है अंतर समझ पाए। और वर्ण विन्यास करना, यानी वर्णों का अलग करके समझ पाना, वर्णों के विन्यास को समझ पाना। नेक्स्ट है मौखिक कार्य पर बल देना, यानी ऑरल, बच्चे को ऑरल वर्क भी करवाया जाए। विशिष्ट प्रश्नों की सहायता से बोधात्मक योग्यता का परीक्षण करना, बच्चे की जो नॉलेज है उसको अलग अलग क्वेश्चन से पूछना, जो बच्चे को मान लो एक ही क्वेश्चन को बच्चे से अलग अलग तरीके से पूछा जाए कि बच्चा उसका जवाब दे पाता है या नहीं। शुद्ध लिखाई तथा देखकर लिखने का अभ्यास करवाना ताकि ध्यान केंद्रित में विकास हो। बच्चे को जो है उसकी राइटिंग में इम्प्रूव करने के लिए बच्चे से शुद्ध लिखाई करवाएं, यानी जो सुलेख हम लिखवाते हैं राइटिंग करने के लिए बच्चे को दी जाए और बार बार लिखवाया जाए और देखकर उसको लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि बच्चा देखकर सही लिख सके और उसकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़े। यानी बच्चा जो है डिसलेक्सिया का वो क्या करता है, पढ़ते पढ़ते लाइन छोड़ देता है, या लिखते लिखते भी तो वही करेगा, वो लाइन छोड़ देगा, वो कौन सी लाइन में रहा होगा, लिखते लिखते 2 लाइन नीचे आके लिखने लग जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर हम उसे बार बार लिखना देंगे तो बच्चे की क्या है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वो बच्चा ध्यान से लिखना सीखेगा। नेक्स्ट है
दूसरी तथा इससे उच्च कक्षाओं के बालकों में ध्वनि तथा अक्षरों की आकृति संबंधी नियमों का ज्ञान। जो सेकंड क्लास है या उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उनमें ध्वनि और अक्षरों की आकृति संबंधी नियमों का ज्ञान दिया जाए। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जो हमारी ध्वनि है यानी फोनेटिक्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उन बच्चों को दी जाए। बड़े बालकों के लिए विषय वस्तु को लिखने पर विशेष बल देना। जो बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर उनकी जो एजुकेशन में है, जो जितना भी उनका सिलेबस है या मटेरियल जो हम मैटर तैयार करते हैं उसको लिखने पे बल दिया जाए। नेक्स्ट है वर्तनी तथा इससे संबंधित उपयुक्त यंत्र रचना का ज्ञान देना। इससे क्या होगा कि बच्चे का उच्चारण जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बच्चे का जो संचार है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट है गणित में अंकों के आकार तथा उनके उपयोग में ज्ञान को प्राथमिकता दी जाए। बच्चे की जो नॉलेज है मैथ्स के नंबर्स को पढ़ने की या उनके आकार को जानने की, उनकी पहचान की, उसको प्रायोरिटी दी जाए, ताकि जो बच्चा है जोड़ घटा के सम का जो है व्यवहारिक ज्ञान भी उसको दिया जाना चाहिए। यानी बच्चा जो है माइनस प्लस करने का सिर्फ उसको नोटबुक पे ना सिखाया जाए, उसको प्रैक्टिकली सिखाया जाए। फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को 10 बॉल दे दी, उसमें से हमने 3 बॉल ले ली, हमने बच्चे से पूछा कि आपके पास कितने बॉल बचे। तो इस तरह का जो है बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाना चाहिए न्यूमेरिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाए। पुनरावृत्ति या अभ्यास, जो पुनरावृत्ति यानी रिकैप्चुलेशन और अभ्यास यानी प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दी जाए। पढ़ने के साथ साथ लिखने का कार्य भी करवाया जाए ताकि बच्चों के आकार तथा प्रयोग में सहसंबंध स्थापित हो सके। यानी जो बच्चे को लिखने के साथ साथ पढ़ने का कार्य भी करवाएं और पढ़ने के साथ लिखने का कार्य करवाएं, ताकि उसके अंदर जो है कोरिलेशन बन सके। एक बच्चा जो पढ़ेगा वही लिखेगा और जो लिखेगा वही पढ़ेगा। बच्चे में स्किल जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। धीरे धीरे पढ़ना सीखने से बालकों को सीखने के लिए पढ़ना सिखाया जाए। बच्चे को पहले हम धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं, शब्द अक्षर सिखाए, फिर शब्द, फिर वाक्य सिखाए। जब वो पूरे वाक्य पढ़ने सीख गया उसके बाद उसको सिर्फ पढ़ाना ना सिखाएं, उसके बाद उसे सीखने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। इससे ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ अभ्यास के अवसर भी प्राप्त होंगे। पठित लिखित एवं गणित अध्ययन ज्ञान को संगठित करने के प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा के अंतिम चरण में किए जाने चाहिए। यानी जो पढ़ रहा है बच्चा या जो लिख रहा है या जो गणित का अध्ययन जो बच्चा कर रहा है, उन सबको संगठित करने के जो प्रयत्न हैं वो प्राइमरी लेवल के लास्ट स्टेज में करने चाहिए। लिखित सामग्री को पढ़कर विषय की व्याख्या करना, निहित भाव को समझना, सूचनाओं को फेरबदल के साथ प्रस्तुत करना तथा अर्थ को स्पष्ट करना थोड़ा उच्च उद्देश्य अवश्य है, लेकिन इसे माध्यमिक कक्षाओं के लिए निश्चित किया जा सकता है। यानी कोई भी जो हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई हम कह सकते हैं एक स्टोरी कह सकते हैं या कोई भी एक पैराग्राफ है जो बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाए, उसके बाद उस पैराग्राफ की व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसके जो मीनिंग्स हैं, उसका जो भाव है उसको वो समझा पाना और जो उसी पैराग्राफ्स को अपने शब्दों में जो है दे पाना। इस तरह के अवसर जो है बच्चे को माध्यमिक स्कूल में दिए जाने चाहिए। गत्यात्मक सामंजस्य के लिए बालकों को विभिन्न प्रकार की लाइनें सीधी, तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, वक्र आदि खींचने का अभ्यास करवाया जाए। जिन बच्चों को गत्यात्मक प्रॉब्लम्स होती है यानी मोटर स्किल्स की जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों को क्या है लाइन सीधी, टेढ़ी मेढ़ी या अलग अलग तरह की आकृति बनवाने की प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। पारस्परिक सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए पाठ्यक्रम सहगामी तथा सहयोगी आमोद प्रमोद संबंधी खेल कूद करवाया जाए। बालकों के लिए सहयोगी अधिगम पर विशेष बल दिया जाए। बच्चों के जो सामाजिक संबंध है यानी जो सोशल रिलेशन है बच्चे के, उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जो है पाठ्यक्रम में हमारे करिकुलम के अंदर जो है पीयर्स के साथ उसको पढ़ाया लिखाया जाए या पेरेंट्स के साथ, मतलब उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए बच्चे को, ताकि वो अधिक अच्छे से सीख सके खेल कूद में। यानी एक्टिविटीज़ के द्वारा प्ले वे मेथड से बच्चा सीख सके। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बालक में आत्मविश्वास तथा आत्म प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न की जाए। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी टैलेंट को खोजा जाए तथा उसके विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डिसलेक्सिया का बच्चा होगा उसका IQ लेवल जो रहता है वो नॉर्मल रहता है,
डिसलेक्सिया से उसके आईक्यू लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा पढ़ने लिखने या मोटर स्किल से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है वो किसी अदर फील्ड में बहुत अच्छा कर सके। तो इससे मतलब क्या हुआ कि बच्चे को जो टैलेंट है उसको पहचाना जाए, और जो बच्चे में टैलेंट है उसी से रिलेटेड उसको जो है आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। गाइस, ये था हमारा डिसलेक्सिया का पूरा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना कैसी लगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।